मम्मी जी बचाओ, मुझे बचाओ मम्मी जी। ये क्या किया निर्लज्ज तूने? मेरी बहू को मार डाला, मेरी बहू को मार डाला निर्लज्ज तूने। हे भगवान, बेटा तू ठीक तो है ना? ठहर जा बेटा, उठ बेटा, उठ बेटा, बहू उठ बेटा, तू ठीक तो है ना? उठ बेटा। तू इंसान है या हैवान है निशाचर? तूने किस तरह अपनी बीवी को सीढ़ियों से धक्का दिया? अरे जानवर, तू भूल गया है वो तेरी पत्नी है। पत्नी है तो सर पर बिठाकर तांडव करवाऊं इससे मैं? अरे ऐसी औरतों को तो ऐसे ही मारना चाहिए। मरने दो इसे, दूर हटो तुम उसके पास से। मेरी देवी जैसी बहू पर इतना अत्याचार कर रहा है निशाचर, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। देखना एक दिन तेरी इतनी बुरी दुर्गति होगी कि तुझे कोई पानी देने वाला तक नहीं होगा। एक माँ का श्राप है तुझे ये। है बहुत देखे ऐसे श्राप देने वाले। चलो हटो वहां से, हटाओ इस मुर्दे को मेरे सामने से, मुझे अपने काम पे जाना है। बस दुआ करना कि मेरी बहू को कुछ ना हो। यदि उसे कुछ हो गया ना तो तू ध्यान रखना। कमला, कमला जल्दी आ, कमला जल्दी आ। राधा काकी, राधा काकी जल्दी आओ। देखो मेरी बहू को बचा लो राधा काकी। सावित्री, ये बहू कैसे सीढ़ियों से गिर पड़ी? काकी वो सब बाद में बताऊंगी, पहले मेरी मदद करो। मेरी बहू को किसी तरह कमरे में लेकर चलो। डॉक्टर को फोन लगवाओ आपकी बहू से बोलकर। सावित्री, बहुत ही बेरहम है तेरा बेटा, बहुत ही नाकारा हरकत किया है उसने इस तरह बहू को मारकर। ऐसे लोगों को तो अच्छा सबक सिखाना चाहिए, तभी उन्हें समझ में आएगा। इस तरह तुम शांत होकर सारी बातें सह लोगी तो उसकी सह बढ़ती जाएगी। सावित्री, बेचारी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। लेकिन सावित्री, तेरा बेटा ऐसा दिखता नहीं था, कितना प्यार करता था अपनी पत्नी को। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी नफरत करने लगा उसे कि बात बात पर उससे लड़ते झगड़ते और मारता रहता है? राधा जी कुछ मत पूछो, अब मैं आपको क्या बताऊं। अच्छे भले हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे तेरा बेटा तेरी बहू से इतनी ज्यादा नफरत करने लगा है? आखिर बात क्या है, मुझे बता तू। जी बात कुछ नहीं है, मेरे बेटे ने बिना मतलब का फितूर अपने दिमाग में बैठा लिया है। उसे शक हो गया है, शक के आधार पर वो मेरी बहू पर इतना अत्याचार करता है। शक? कैसा शक सावित्री, क्या बात है बता हमें। कुछ नहीं जी 6 महीने पहले बहू का दोस्त जो कॉलेज में पढ़ता था बहू के साथ, वो यही मिलने के लिए आया था, उससे शहर आया था वो। तो उसे पता था कि दीप्ति की शादी इसी शहर में हुई है, तो उसने फोन में बातचीत की और दीप्ति से मिलने चला आया। बहुत अच्छे से बातचीत किया दीदी उसने, मैं भी घर में थी, पूरा मान सम्मान से बातचीत किया, मेरे सामने बात किया है। और उसी समय ये भी आ गया ऑफिस से मेरा बेटा। बस उसी समय से उसका दिमाग बहू के ऊपर बहुत ज्यादा गर्म है और बात बात पर बहू को मारते रहता है, चिल्लाते रहता है, छोटी छोटी सी बात के लिए उसे टॉर्चर करता है। जीजी आप ही बताइए मैं क्या करूं, आज तो अति ही कर दिया है उसने। पता नहीं किस बात को लेकर सीढ़ियों पर से जो लात मारकर उसे धक्का दिया है, बहू चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर पड़ी। और उसी को अकेली नहीं जीजी, घर में कोई भी यदि दूध वाला आए, सब्जी वाला आए, धोबी आए, कोई भी आए घर में, उसको लेकर इसके दिमाग में शक ही होता है। यदि बहू ने आकर सामने से कपड़े ले लिया या दूध ले लिया तो उसके लिए ही उसे मारने पीटने लगता है। अब बताओ जीजी, इस तरह के दिमाग में ये बात बैठाकर बहू पर अत्याचार करेगा तो ये कहाँ तक ठीक है? ये तो बहुत गलत बात है सावित्री, हमें सबसे बात करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम हर किसी के साथ गलत रिश्ता जोड़ने लगोगे, ये तो बहुत गलत है। तू अपने बेटे को सुधार, वरना ऐसा ना हो कि जिंदगी भर अकेला ही पड़ा रहे वो। हाँ सावित्री, सुनकर बहुत दुख हो रहा है। वो तो तेरी बहू है जो 6 महीने से सब कुछ झेल रही है, वरना आजकल की बहुएं तो 6 घंटे भी नहीं झेलती हैं ऐसे लोगों को। तू सुधार सावित्री, उसे तेरे लाड़ प्यार ने उसे ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। मैं नहीं जानती, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि ज्यादा ही अति हो जाए तो बहू आत्महत्या कर ले और फिर ऐसा ना हो कि तेरा बेटा जेल की चक्की पीसता रहे। नहीं जीजी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। जीजी आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं इतना डांटती हूं, चिल्लाती हूं उसे, एक बार तो उसके ऊपर हाथ तक उठा दिया था मैंने, लेकिन जीजी वो है कि मानता ही नहीं है। मुझे ही इतनी जोर के चिल्ला देता है कि मैं खुद सहम जाती हूँ उसकी आवाज से। आज तक जिस लड़के ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, वो लड़का मुझे इतनी बुरी तरीके से दलकारता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जीजी आपको तो पता है, जब से राकेश के पिताजी का देहांत हुआ है तब से तो मैं एकदम ही टूट गई हूँ। मेरा शरीर भी एकदम कमजोर हो रहा है। वो तो अब राकेश के कारण मैं जिंदा हूँ, वरना कब का उन्हीं के साथ मेरा भी क्रियाक्रम हो जाता। नहीं सावित्री, ऐसी बात मत कर। देख, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमने भी तो अपने अपने पतियों को खोया है ना, आखिर जी रहे हैं ना, जीना ही पड़ता है, क्या करोगे, दुनिया है, जीवन भर कोई साथ नहीं देता है। सावित्री देख सावित्री, यदि एक बार तेरी बहू इस घर से चली गई तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। इसलिए जैसे भी हो तो अपने बेटे को समझा ले, उसे सुधार ले, क्योंकि उसे सही रास्ते पर तू ही ला सकती है। क्या करूं जीजी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है जीजी, आप बताइए, मुझे कुछ रास्ता बताइए। हम क्या बता सकते हैं सावित्री, तू ही अपने बेटे को सुधार सकती है, क्योंकि ऐसे ही चलते रहा तो एक न एक दिन या तो तेरी बहू आत्महत्या कर लेगी या घर छोड़कर चली जाएगी, फिर तू इस घर में अकेली ही रह जाएगी। हाँ जीजी आप एकदम सही बोल रहे हो, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
ठीक है सावित्री, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है हमें आए। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयाँ तो समय से दे देना बहू को। ठीक है, हम जा रहे हैं अब। हाँ सावित्री, घर में किसी को भी नहीं बताया था हमने, तेरी आवाज सुनकर हम दोनों ही चले आए। अब हम जाते हैं, ध्यान रखना अपनी बहू का। ठीक है जीजी, मैं ध्यान रखूंगी उसका। क्या हाल कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का इस निशाचर ने। अब मुझे कुछ ना कुछ कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। इसके अत्याचार आखिर कब तक सहते रहेंगे हम लोग। अत्याचार करने वाले से ज्यादा अत्याचार सहने वाला गुनहगार होता है, इसलिए मुझे ये सब रोकना ही पड़ेगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब क्या है मम्मी जी? आपने जीते जी इनकी 13वीं करवा दी। ऐसा क्यों किया मम्मी जी आपने, ऐसा क्यों किया? बेटा, हम तुझे पल पल मरते हुए नहीं देख सकते। हम जानते हैं हमारा बेटा सरासर गलत है। उसने तेरे साथ इतने महीनों से जो कुछ किया है वो बिल्कुल गलत है बेटा, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा मजबूरी में। फिर भी मम्मी जी, जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो आपके बेटे हैं। अपने बेटे के जीते जी आपने उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। तुझे क्या लग रहा है बेटा? ये सब करने में हमें बहुत अच्छा लगा है। हमारे दिल से पूछो, हमारे दिल में क्या बीत रही है। एक माँ अपने जिंदा बेटे की 13वीं कर रही है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी बेटा? हमें पता है बेटा, ये सब करने के बाद हम सबकी नजरों में गिर जाएंगे। सब हमें नाम रखेंगे, सब बोलेंगे कैसी माँ है जिसने अपने जिंदा बेटे की 13वीं कर दी। बेटा, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि हम जानते हैं तुम निर्दोष हो, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारा बेटा तुम्हें उस चीज की सजा दे रहा है जो अपराध तुमने किया ही नहीं है। और यकीन मानो बेटा, जब भी हम तुम्हें मार खाते या गाली सुनते देखते थे, हमें बहुत दुख लगता था। हमने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि बेटा ऐसा मत कर, बहू बहुत अच्छी है, तू बहुत किस्मत वाला है, तुझे ऐसी पत्नी मिली है। लेकिन बेटा, उसके दिमाग में जो सक्का कीड़ा बैठा हुआ था, वो सक्का कीड़ा नहीं निकल रहा था उसके। और यकीन मानो बेटा, हम तो उस दिन को कोसने लगे थे जिस दिन वो हमारी कोख से जन्म लिया था। इससे अच्छा तो हम बांझ ही रहते। भगवान, एक ही हमें दुख रहता कि हमें कोई औलाद नहीं हुई। लेकिन ऐसी औलाद को जब हम देखते हैं ना, तो पल पल हमें अपने आप में हम तुमसे अपनी नजरें नहीं मिला पाते हैं बेटा। ऐसा लगता है कि मानो वो अपराधी नहीं है तुम्हारा, हम तुम्हारे दोषी हैं, हम तुम्हारे अपराधी हैं, जिसके कारण आज तुम ये सब सह रही हो। नहीं मम्मी जी, आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई अपराध नहीं है मम्मी जी। आप तो बहुत अच्छी सास है, आप सास के रूप में मुझे माँ मिली है मम्मी जी। जब पिछले महीने वो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा रहा था, तुम्हें मारपीट कर रहा था, तब हम तुम्हें बचाने के लिए जब सामने गए तो उसने हमें भी नहीं बख्शा, उसने हमारे ऊपर भी हाथ उठा दिया था। बेटा, हमारे ऊपर क्या बीती होगी जब हमारे बेटे ने हमारे ऊपर हाथ उठाया। एक माँ और एक बाप के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यही होती है कि उसकी औलाद उसके ऊपर हाथ उठाए। कितनी मुश्किलों से हमने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, और आज वो बेटा हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। अरे इससे अच्छा तो औलाद ना ही रहे तो अच्छा है। ऐसे संगति से तो अकेले ही अच्छे बेटा। ना ही वो इंसान तुम्हें कहीं ला रहा है, ना ही कहीं ले जा रहा है, ना ही कुछ पहना रहा है ढंग का, ना ही बाहर ले जा रहा है घुमाने फिराने। उल्टा तुम्हें हर बात के लिए टॉर्चर कर रहा, मारना पीटना, छोटी छोटी सी बात के लिए तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मेरी फोटो में यहाँ माला क्यों चढ़ी हुई है? माँ, ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, ये इस तरह मेरी फोटो के आगे माला क्यों चढ़ी हुई है? तुझे दिख नहीं रहा है? तेरी 13वीं करवा दी है मैंने, 13वीं। कैसी माँ हो तुम? तुमने मेरे जीते जी मेरी 13वीं करवा दी। जो तूने किया है ना, इसके लिए तेरे लिए ये सजा भी बहुत कम है। निकल जा इस घर से, निकल जा इस घर से, और मेरी जिंदगी से भी, और मेरी बहू की जिंदगी से निकल जा। आप मुझे घर से निकाल रही हैं इस बेगैरत औरत के कारण, इस पराई लड़की के कारण आप अपने बेटे को घर से निकाल रही हैं माँ। अरे निर्लज्ज, शर्म कर, थोड़ी सी शर्म कर। जिस लड़की को तू बेगैरत और पराई बोल रहा है, उसने क्या कुछ नहीं सहा है इस घर में। तेरे इतने अत्याचार करने के बावजूद भी बेचारी ने अपने मुंह से एक आवाज तक नहीं निकाली है। अरे निर्लज्ज, शर्म कर थोड़ी सी। वो तो अच्छा है कि बच गई मेरी बहू उस दिन, वरना ना जाने क्या होता। तो जैसे जानवर के लिए ये सजा भी बहुत कम है। चला जा, मैं कहती हूँ मेरी नजरों के सामने से इसी समय चला जा। आज तो तुझे अपनी जिंदगी से निकाल रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया से ही तुझे निकाल दूं। ये घर मेरा है, मेरे पापा का है, नहीं जाऊंगा मैं इस घर से। ये घर तेरे पापा का नहीं है। अब तेरे पापा ने जाते समय मेरे नाम करके गए हैं ये घर, इसलिए ये घर अब मेरा है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। निकल जा इस घर से, मैं बोलती हूँ, निकल जा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं भी देखता हूँ कैसे कैसे तुम लोग अपना भरण पोषण करते हो। 1-1 रुपए के लिए ना तरसे ना, तो देख लेना। हे भगवान, सावित्री, ये सब क्या कर रही है तू पागल तो नहीं हो गई है? जीजी, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी बहू के लिए यही सही है। ये राक्षस मेरी बहू को जीने नहीं देगा।
पल पल मर रही है मेरी बहू। मैं देखती हूँ उसे घुट घुट कर जी रही है इस घर में। मैं जानती हूँ मेरी बहू बहुत अच्छी है और उसके अच्छेपन का ये नाजायज फायदा उठा रहा है। ऐसी औलाद से अच्छा जीजी मुझे औलाद ही ना होती तो अच्छा होता। वो सब ठीक है सावित्री, लेकिन तू अपने जिंदा बेटे का इस तरह। जीजी आप लोग ही कहते थे ना कि अपने बेटे को सही रास्ते पर लाओ, उसे सबक सिखाओ। मैंने यही रास्ता चुना। इसी रास्ते से मेरी बहू के जीवन में थोड़े बहुत सुख तो आएगा, थोड़ी शांति तो मिलेगी उसे। सावित्री ये बहुत गलत है, तू अपने जिंदा बेटे का इस तरह तेरे भी कर रही है। हाँ सावित्री तू बहुत गलत कर रही है। जीजी बहुत पहले ही मुझे ये सब कर देना चाहिए था। आप ही लोग बोलते थे ना इसे सही रास्ते पर ला, इसे सबक सिखा। देखो मैं सिखा रही हूँ आज इसे सबक। नहीं सावित्री ये सही तरीका नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ जीजी क्या तरीका सही है और क्या गलत है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मेरे फैसले के आगे मत आइए आप लोग। क्या बेशर्मों की तरह खड़ा खड़ा देख रहा है? निकल जा मैंने कहा इस घर से। और हाँ कभी पलट कर इस घर की तरफ देखना भी मत। आज से तू हमारे लिए मर गया और हम लोग तेरे लिए मर गए। जा निकल जा। ठीक है जा रहा हूँ मैं। भूखे मरोगे भूखे, देखता हूँ कौन तुम्हें अनाज का एक दाना देता है। उसे सही रास्ते पर लाने का ये तरीका सही नहीं था सावित्री। जीजी आपको क्या लगता है ये सब करने में मुझे बहुत खुशी मिली होगी? मैं जानती हूँ जीजी, मैं जानती हूँ कि मैंने ये सब कैसे कैसे किया है। जीजी मेरे बेटे ने अति कर दिया था। मैं जानती हूँ सोते उठते बैठते मेरी बहू को कितना कुछ सुनाता था। हर बात में मारता था जीजी, हर बात में मारता था। कहीं उसके हाथ तोड़ देता था, कहीं पैर तोड़ देता था, कहीं उसे खूना खान कर देता था। मैंने उसे पल पल मरते हुए देखा है जीजी। एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी जीजी कि वो अपने जिंदा बेटे की गंगा जली कर रही है, तेरा ही भी कर रही है। जीजी यदि मेरे बेटे के अत्याचार दिन ब दिन न बढ़ते तो मैं ऐसे करना तो दूर की बात है कभी सोच भी नहीं सकती थी। मोहल्ले पड़ोस और रिश्तेदारों में जिसको भी पता चला कि सावित्री जी ने अपने बेटे की गंगा जली कर दी है तो सभी लोग सावित्री जी को बोलने के लिए चले आए। सभी लोगों ने सावित्री जी को बोला कि तुमने ये क्या कर दिया, ये करना ठीक नहीं है। लेकिन सावित्री जी जानती थी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि उनका बेटा दिनों दिन उसकी बहू के प्रति राक्षस जैसा बर्ताव करते जा रहा था। मारने पीटने के लिए हाथ में जो भी आता था वही फेंक कर मार देता था। कई बार तो दीप्ति के सर से खून निकल चुका है, हाथ पैर कट चुके हैं। एक बार तो हाथों को मरोड़ कर तोड़ दिया था। इस बार तो उसने अपनी सारी हदें ही पार कर दी हैं। दीप्ति गर्भवती थी, लेकिन जब उसके पति ने उसे सीढ़ी में लात मारा तो बेचारी सीढ़ियों से जो नीचे गिरी तो उसका गर्भ भी गिर गया और वो मां न बन सकी। सावित्री जी ने अपने बेटे को सजा देने के लिए यही सही समझा। सभी लोग उन्हें संतावना देकर चले जाते हैं। किसी ने सावित्री जी को सही समझा, किसी ने गलत समझा। जिसकी जैसी बुद्धि थी उसने वैसी बात की सावित्री जी के प्रति, लेकिन सावित्री जी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे प्रमोद, अभिषेक, तुमने कुछ सुना है क्या? किस बारे में? अरे राकेश की माँ ने उसके जीते जी उसकी तेरहवीं भी कर दी है और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। क्या राकेश की माँ ने उसके जीते जी उसकी तेरहवीं कर दी? लेकिन ऐसा क्यों मनोज? ऐसा क्या हुआ है जो उसकी माँ ने उसे ऐसा किया? अरे मैंने सुना है अपनी पत्नी को बहुत बेरहमी से मारता पीटता था, उस पर शक करता था। बेचारी इतनी नेक दिल औरत है, उस पर शक करता था, उसे भला बुरा सुनाता था, जो भी हाथ में आता था वही फेंक कर मार देता था। कहते हैं सीढ़ियों से उसे धक्का मारा, वो बेचारी गर्भवती थी, सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका गर्भ भी गिर गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो फिर अच्छा ही किया इसकी माँ ने इसके साथ, ऐसा ही करना था। ऐसे इंसानों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो ऑफिस से भी निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए। जो औरतों की इज्जत ना करे उसकी भी इज्जत नहीं करनी चाहिए, उसे घर से बाहर ऐसे ही निकालना चाहिए। जूते चप्पलों की माला पहनाकर उन्हें पूरे गांव में घुमाना चाहिए, पूरे शहर में घुमाना चाहिए। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है जो तुम लोग मेरे बारे में इस तरह से बात कर रहे हो? इस ऑफिस के 2 कौड़ी के कलीग्स तुम लोग मेरे बारे में ऐसी बात करोगे? तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में? चलो चलो जाओ जाओ। जिसकी खुद कोई औकात नहीं है, खुद कोई वजूद रहा नहीं, वो हमें सिखाएगा कि हमारी औकात क्या है। और नहीं तो क्या, तेरी माँ ने तो खुद तेरी तेरहवीं कर दी है, तू क्या हमें औकात की बात बता रहा है? तू है कौन? तेरी क्या औकात है? 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही तेरी। बीवी ने तुझे छोड़ दिया, माँ ने तुझे धक्के मारकर घर से और अपनी जिंदगी से घर बाहर कर दिया। तू हमें बताएगा? ठहरो, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूं मैं, ठहर जाओ। आज तुम लोगों की जान ही ले लूंगा मैं। मारो मारो, हम लोगों को मारोगे तुम? राकेश, ये सब क्या है? क्या कर रहे हो तुम? ऑफिस में मारपीट करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सर, इन लोगों को देखिए ना, ये लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर जा रहे हैं। मेरे घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन लोगों को उससे क्या लेना देना है? सर, आप मुझे बिल्कुल मना मत करिए। आज इस डंडे से इन लोगों का सर फोड़ दूंगा, इन लोगों को मार डालूंगा मैं। खबरदार, जो तुमने हमारे ऑफिस में मारपीट करने की हिम्मत भी की तो तुम होते कौन हो हमारे ऑफिस में मारपीट करने वाले? अपने बॉस के सामने इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यही संस्कार है तुम्हारी?
हमने तो सुना है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी 13वीं कर दी है, और जो भी सुना है बिल्कुल ठीक किया तुम्हारी माँ ने। तुम जैसे इंसानों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। जब तुम जैसे इंसानों की तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं है, तो यहाँ ऑफिस में भी तुम जैसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब किसके साथ क्या कर दो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस ऑफिस से रेस्टिकेट करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हम लोगों को। जो इंसान अपनी बीबी का ना हुआ, अपनी माँ का ना हुआ, वो हम लोगों का क्या होगा भला। ऐसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ, मैंने बोला। हाँ हाँ, निकाल दीजिए। मुझे भी ऐसे ऑफिस में रहने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल हूँ कि मुझे अच्छी से अच्छी जगह पर जॉब मिल सकती है। आपको ही मुबारक हो आपकी जॉब। बदतमीज, नॉनसेंस। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। फालतू की बातों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। यस सर। मम्मी जी, दोपहर के 2 बजने को आए हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है। मम्मी जी, थोड़ा सा तो कुछ खा लीजिए। ऐसे में आपकी तबीयत धीरे धीरे करके बिगड़ते जा रही है। दीप्ति बेटा, हमें भूख नहीं है, तुम खा लो। हमें जब लगेगा तो हम खा लेंगे। ऐसे कैसे भूख नहीं है मम्मी जी? जब से आपने इनको घर से निकाला है, तब से आप ना ही ठीक से खाती हैं, ना ही सोती हैं, ना ही किसी के पास बैठती उठती हैं। ऐसे में तो आपकी हालत खराब होती जाएगी। मम्मी जी, इनको बुला लीजिए घर वापस। नहीं बेटा, ये सब हमसे ना हो पाएगा। हमने उसकी 13वीं कर दी है, अब वो हमारे लिए इस दुनिया में नहीं है, ये समझ लो। मम्मी जी, मैंने इनके ऑफिस में इनके दोस्त को फोन लगाकर बात की थी। वो बता रहे थे कि इनके बुरे बर्ताव के कारण ऑफिस से भी इन्हें निकाल दिया गया है। मम्मी जी, ना जाने ये कहाँ है, किस हाल में है। मम्मी जी, मेरी बात मान लीजिए, अपनी जिद छोड़ दीजिए, इन्हें बुला लीजिए। मम्मी जी, तुम किस मिट्टी की बनी हो बेटा? इतना अत्याचार किया उसने तुम्हारे ऊपर, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ उसने? तुम्हारे होने वाले बच्चे को तक मार डाला, फिर भी तुम बोल रही हो कि हम उसे इस घर में बुला लें। एक बात कान खोलकर सुन लो दीप्ति बेटा, इस घर में उसका नाम तक नहीं लोगी तुम। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। जो भी हो, जैसा भी हो, वो आपके बेटे हैं। आपके बोलने से आपका रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा मम्मी जी। देखिए मम्मी जी, समय लगेगा, हम दोनों मिलकर उन्हें धीरे धीरे करके सुधार लेंगे। अरे जब इतने दिनों से नहीं सुधरा है तो अब क्या सुधरेगा, ये बताओ तुम मुझे। जब हमने उसे घर से निकाला था तो एक बार तो वो हमसे माफी मांग सकता था ना, तुमसे माफी मांग सकता था ना। नहीं, कितनी अकड़ में गया है वो इस घर से। पूरे 1 महीने हो गए उसे इस घर से निकाले हुए हमें, लेकिन पलट कर आया वो एक बार भी नहीं आया, ना ही एक फोन किया उसने। अरे जब वो इतना जिद्दी है तो हम भी उसकी माँ हैं। वो क्या समझ रहा है अपने आप को? और हाँ, खबरदार बहू, जो आज के बाद तुमने उसका नाम अपनी जुबान पे भी लिया, हम इस घर में उसका नाम सुनना तक नहीं चाहते हैं। उसे देखना तो दूर की बात है। मम्मी जी, कल मैं एक इंटरव्यू देने गई थी, उस इंटरव्यू में मैं पास हो गई हूँ। अब मुझे कल से जॉब में जाना है, कल से मैं ड्यूटी में जाऊंगी। अरे वाह बेटा, ये तो अच्छी बात है। चलो, भगवान ने तुम्हारी सुन ही ली। तुम ऑफिस जाना बेटा, तुम ऑफिस का काम देखना, घर की जरा भी चिंता मत करना, सारा घर हम संभाल लेंगे। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। प्लीज मम्मी जी, आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए। हाँ ठीक है बेटा, ले आ, खाना ले आ मेरे लिए। अच्छी अच्छी। हे भगवान, कितनी ज़्यादा तबीयत खराब लग रही है मेरी। सर्दी, सर दर्द और पूरा बदन बुखार से तप रहा है मेरा। एक गिलास पानी पीने की तक हिम्मत नहीं हो रही है। क्या करूं? मुझे डॉक्टर के पास ले जा लेता कोई। ऐसा लग रहा है बुखार के मारे कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। एक तो मजबूरी के कारण मैं ऐसे ऐसे मकान में रह रहा हूँ कि मुझे यहाँ का धूल मिट्टी वाला वातावरण एलर्जी कर रहा है। हे भगवान, क्या करूं, कैसे करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि धीरे धीरे चलकर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ दिखा लूँ। एक काम करता हूँ, किसी तरह मुझे सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचना ही पड़ेगा, वरना इतनी तबीयत खराब है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान ही ना निकल जाए। धीरे धीरे चलकर किसी तरह राकेश सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचता है, वहां जाता है और एडमिट हो जाता है। उसका इलाज चलने लगता है उधर, लेकिन उसका बुखार है कि कम होने का नाम ही नहीं रहता। आपकी फैमिली से कोई आया है क्या? उनसे बात कराइए हमें। कहाँ है आपकी फैमिली मेंबर? कोई नहीं है सर, मेरा कोई नहीं है। देखिए, आपकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप हमें आपके फैमिली मेंबर के बारे में जानकारी दीजिए, उनका फोन नंबर दीजिए, तभी हम उनसे जानकारी ले पाएंगे। बताइए हमें आपकी फैमिली मेंबर के कॉन्टेक्ट नंबर बताइए, हम उनसे बात करते हैं। राकेश डॉक्टर को अपना फोन नंबर देता है। राकेश की माँ को डॉक्टर फोन लगाते हैं। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से दुबे डॉक्टर बोल रहा हूँ। सुनिए मैडम, आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। कौन बेटा डॉक्टर साहब? किसका बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। एक बेटा था जो अभी 1 महीने पहले मर चुका है। नहीं मैडम, आपके बेटे ने आपका ही नंबर दिया है। सुनिए मेरी बात। डॉक्टर साहब, नंबर आपने गलत डायल किया है, ये नंबर फोन मत लगाइए अब। और किसी का नंबर है जिससे मैं बात कर सकूं? सर, मेरी पत्नी का नंबर है, इस नंबर में आप बात करिए। हेलो, ये दीप्ति का नंबर है क्या?
हाँ बोलिए, मैं दीप्ति बोल रही हूँ। आप कौन? सुनिए मैडम, मैं सिटी हॉस्पिटल से दुबे डॉक्टर बोल रहा हूँ। आपके पति यहाँ एडमिट है, उनकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। प्लीज आप हॉस्पिटल आ जाइए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? बहू, फोन स्पीकर में रखो। देखिए मैडम, इन्हें बहुत तेज बुखार है, बहुत तबीयत खराब है इनकी। प्लीज आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। मैंने आपसे बार बार बोला ना डॉक्टर साहब कि हमारा कोई बेटा नहीं है, वो हमारा कोई नहीं लगता है। वो हमारे लिए 1 महीने पहले ही मर चुका है और आज के बाद इस नंबर पर आप फोन मत करिएगा, चाहे वो मर भी जाए तो। फोन रखिए, बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब मत करिए आप। मम्मी जी, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है बहू। देखिए, आपकी फैमिली से कोई नहीं आ रहा है, हम लोग इलाज शुरू कर देते हैं आपका। नर्स, इनके लिए फटाफट ट्रीटमेंट शुरू करो। ये सब मेरे कर्मों का फल है, जो मैंने किया है वही आज भुगत रहा हूँ। आज देखो, मेरी माँ, मेरी पत्नी को मेरी तबीयत खराब के बारे में पता चल भी गया, फिर भी वो लोग मुझे देखने आना तो दूर की बात है, बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में सुनना तक पसंद नहीं कर रही हैं दोनों। ये सब मेरे कर्मों का फल है। मेरी माँ, जो मेरी एक आह सुनकर दौड़ी चली जाती थी, तड़प जाती थी, वो मेरी कोई तकलीफ सुनकर, आज उस माँ को मेरी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हल्का सर्दी जुकाम भी हो जाता था तो मेरी माँ मेरे लिए रात रात भर जाग कर काढ़ा बनाया करती थी, गर्म पानी दिया करती थी। और आज मेरे व्यवहार के कारण मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसने मेरा श्राद्ध कर दी। मैं इसी के लायक हूँ, मैंने ऐसा काम ही किया है। जो पत्नी मेरी इतनी मार खाकर, इतनी गाली खाकर भी मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी, मेरे कपड़े धोया करती थी, मेरे कपड़े प्रेस किया करती थी, मेरा हर काम किया करती थी, उस पत्नी को मैंने कितना कुछ नहीं कहा, कितने जानवर तरीके से मारा पीटा। मैं इसी के लायक हूँ, मैं इसी के लायक हूँ भगवान। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स राकेश का इलाज शुरू कर देते हैं। 2-4 दिनों में राकेश को आराम लग जाता है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। राकेश किसी तरह हिम्मत करके अपने घर वापस जाता है। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुला देती हूँ मैं। आप मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? कल को यदि आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरे बारे में कभी सोचा है आपने? अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी चिंता मत कर। बस थोड़े हाथ पैर में दर्द हो रहा है और थोड़ा बुखार है। जा कर देख बेटा, कौन आया है दरवाजे में। आप यहाँ? क्या हुआ बेटा, कौन आया है? तू यहाँ क्यों आया है? किस लिए आया है? बड़ा बेशरम है तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? माँ, मुझे माफ कर दे माँ। तेरा बेटा इतना बुरा है कि तुझे उसकी बीमारी के बारे में भी पता चला तो तू अपने बेटे की खबर लेने नहीं आई माँ। चला जा, मैंने बोला इस घर से चला जा। तेरा मेरा और न ही मेरी बहू के साथ कोई रिश्ता है। तू हमारे लिए मर चुका है। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मैंने सच में बहुत गलत किया है दीप्ति के साथ। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। जब से तूने मुझे घर से बाहर किया है, अपनी जिंदगी से बाहर किया है, उस दिन से मैं तुम लोगों का महत्व समझ चुका हूँ माँ, कि तुम लोग मेरे जीवन में क्या महत्व रखते हो। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा है और मुझे भगवान ने इन सब चीजों का दंड भी दिया है, जो कुछ मैंने दीप्ति के साथ किया है। माँ, एक आखिरी मौका दे दे मुझे। मम्मी जी, मेरी खातिर इन्हें आखिरी मौका दे दीजिए मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी। देख, सुन लिया तूने, ये है मेरी बहू, ये गुण है मेरी बहू में। मैं तुझे कहती थी ना, मेरी बहू हीरा है, हीरा। जिस लड़की पर तूने इतने अत्याचार किया, उसे इतना मारा पीटा, आज वही लड़की तुझे इस घर में वापस लाने के लिए तैयार है। हाँ माँ, मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ जो इतनी अच्छी पत्नी की परख न कर पाया। मम्मी जी, माफ कर दीजिए। इनकी आंखों में जो आंसू हैं, वो पश्चाताप के आंसू हैं मम्मी जी, और पश्चाताप के बाद इंसान सुधर जाता है। मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, यदि तू कह रही है तो ठीक है, मैं इसे घर में रखने के लिए तैयार हूँ, इसे एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हूँ। याद रखना, यदि तूने अगली बार मेरी बहू पर आंख उठाने की भी गलती की, पिछले बार तुझे घर से निकाला था, इस बार तुझे इस दुनिया से ही विदा कर दूंगी। तू रह सकता है इस घर में, लेकिन इंसान बनकर। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आइंदा से मैं तुम्हारे साथ कभी बदसलूकी नहीं करूंगा, कभी तुमसे बदतमीजी नहीं करूंगा। तुम्हें वो सारा मान सम्मान इज्जत दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। इसके बाद से राकेश और राकेश की पत्नी दीप्ति बहुत खुशी खुशी रहने लगे, और ये सब देखकर राकेश की माँ भी बहुत खुश थी। फिर आज के बाद कभी भी राकेश ने दीप्ति के साथ बदसलूकी नहीं की, उसे बहुत मान सम्मान और इज्जत देने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।